Welcome to the Career Comrade. Rise with Comrade. इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज का जो विषय है ना, वो पहली नजर में शायद किसी भूगोल की उबाऊ क्लास जैसा लगे। बिल्कुल और विषय है झारखंड की मिट्टियां। सही कहा। और इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो केवल कुछ भौगोलिक तथ्यों या रासायनिक सूत्रों को रटना नहीं है। इन पर बिखरी ये जो धूल है ना, ये महज कोई निर्जीव चीज नहीं है। ये तो समय के पन्नों को सहेज कर रखने वाली एक प्राकृतिक टाइम मशीन है। मैं तो इसे इसी तरह से देख रही हूँ। ये टाइम मशीन वाली बात बहुत सटीक है। अगर हम इस विचार को थोड़ा और विस्तार दें तो साफ होता है कि मिट्टी वास्तव में एक बेहद जीवंत प्रणाली है जो लगातार बदल रही है। झारखंड के इस पूरे भौगोलिक परिदृश्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें अवशिष्ट मिट्टी, जिसे रेसिडुअल सॉइल कहते हैं, उसकी अवधारणा को समझना होगा। तो ये अवशिष्ट मिट्टी बनती कैसे? देखिए, झारखंड का अधिकांश हिस्सा एक प्राचीन पठारी क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी का निर्माण ऐसे नहीं हुआ है कि नदियां कहीं दूर से गाद बहाकर ले आईं और बिछा दी। अच्छा, तो नदियों का रोल इसमें कम है? बिल्कुल, बल्कि ये जमीन के अंदर और ऊपर जो खनिज और पुरानी चट्टानें मौजूद थी ना, उनके अपक्ष यानी वेदरिंग के परिणाम स्वरूप बनी है। मतलब चट्टानें अपनी ही जगह पे टूट गईं। हाँ, लाखों सालों तक सूरज की भीषण गर्मी, लगातार होने वाली बारिश, तेज हवाएं, इन सब ने जब पठारी चट्टानों पर प्रहार किया तो वो अपनी ही जगह पर टूटती और बिखरती चली गईं। और जो बच गया वही अवशेष है। उन चट्टानों के टूटने के बाद जो अवशेष वहीं रखे, उसी ने समय के साथ इस अवशिष्ट मिट्टी का रूप ले लिया। ये तो एक बहुत ही दिलचस्प भूगर्भीय प्रक्रिया है। अब स्रोत सामग्री के अनुसार झारखंड के इस पूरे मिट्टी के परिदृश्य को मुख्य रूप से 6 बड़े प्रकारों में बांटा गया है। और साथ ही कुछ गौण मिट्टियां भी हैं। हाँ, और उनके तो बहुत गहरे अर्थ वाले स्थानीय नाम भी हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे। तो इसी भूगर्भीय इतिहास की कड़ियों को जोड़ते हुए चलिए उस मिट्टी से शुरुआत करते हैं जिसका झारखंड में सबसे बड़ा साम्राज्य है, लाल मिट्टी। बिल्कुल। दस्तावेज बताता है कि ये छोटा नागपुर क्षेत्र के लगभग 90% हिस्से को कवर करती है। मेरा सवाल ये है कि इतनी विशाल उपस्थिति के पीछे क्या विज्ञान है और क्या इसके कुछ अपवाद भी हैं? 90% का आंकड़ा अपने आप में ये साफ कर देता है कि झारखंड की असली पहचान इसी लाल मिट्टी से है। और इसके इतने व्यापक फैलाव का मुख्य कारण है यहाँ की प्राचीन नीस और ग्रेनाइट चट्टानें। नीस और ग्रेनाइट? हाँ, इन्हीं अत्यंत पुरानी चट्टानों के लाखों वर्षों तक टूटने और उनके अवशेषों के जमा होने से ये बनी है। लेकिन जैसा आपने पूछा, हर भौगोलिक नियम के कुछ अपवाद होते हैं। तो ये 90% के अलावा कहाँ नहीं मिलती? इतनी बड़ी हिस्सेदारी होने के बावजूद ये लाल मिट्टी दामोदर घाटी के गोंडवाना क्षेत्र अच्छा और राजमहल की उच्च भूमि में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि उन विशिष्ट क्षेत्रों का भूगर्भीय इतिहास और चट्टानों की संरचना छोटा नागपुर के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग रही है। तो इन प्राचीन चट्टानों से बनने के कारण इस मिट्टी के रासायनिक गुणों पर क्या असर पड़ता है? मतलब इसका ये जो लाल रंग है वो आता कहाँ से है? इसका लाल रंग सीधे तौर पर लौह तत्वों और फेरिक ऑक्साइड की अधिकता का नतीजा है। फेरिक ऑक्साइड? हाँ, और इस मिट्टी में बॉक्साइड भी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जहां तक उर्वरा शक्ति की बात है ना, वो कम होती है शायद। बहुत कम। नीस और ग्रेनाइट जैसी कठोर और प्राचीन चट्टानों से बनने के कारण इसमें कुछ अत्यंत आवश्यक तत्वों की भारी कमी रह जाती है। जैसे कि? जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और सबसे महत्वपूर्ण ह्यूमस। ह्यूमस यानी जैविक पदार्थ? बिल्कुल, ह्यूमस ही वो तत्व है जो मिट्टी में नमी और पोषण बनाए रखता है। तो इन सब की कमी के कारण लाल मिट्टी की जो प्राकृतिक उर्वरा शक्ति है वो काफी कम हो जाती है। तो अगर इसमें उपजाऊपन की इतनी कमी है तो ऐतिहासिक रूप से वहाँ के जनजीवन और कृषि पर इसका क्या असर पड़ा होगा? मैं सोच रही थी कि इतनी कम उपजाऊ जमीन पर खेती आखिर संभव कैसे होती होगी? देखिए, प्रकृति की एक खासियत है, वो हमेशा अपने संसाधनों के अनुसार जीवन को ढाल लेती है। चूंकि ये मिट्टी बहुत अधिक पानी या पोषक तत्वों को सहेज कर नहीं रख सकती, इसलिए यहाँ की कृषि व्यवस्था ने उन फसलों को अपना लिया जिन्हें पनपने के लिए बहुत अधिक नमी की जरूरत ही नहीं होती। मोटे अनाज? एकदम सही। यही कारण है कि झारखंड के इस बड़े भूभाग में ज्वार, बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाजों की खेती बहुतायत में होती रही है। और मूंगफली भी शायद? हाँ, मूंगफली और गन्ना जैसी फसलें भी इस मिट्टी की प्रकृति के अनुकूल हैं। अगर हम स्थानीय जनजातियों का ऐतिहासिक खानपान देखें तो वो भी इन्हीं मोटे अनाजों पर आधारित रहा है, जो ये साबित करता है कि मिट्टी केवल खेती को नहीं बल्कि पूरी संस्कृति को आकार देती है। बिल्कुल।
तो लाल मिट्टी की इस व्यापकता को समझने के बाद अब राजमहल की पहाड़ियों की तरफ चलते हैं, जहां जमीन का रंग और मिजाज दोनों अचानक से बदल जाते हैं। हाँ, वहाँ हमें काली मिट्टी मिलती है, जिसे दस्तावेज में रेगूर मिट्टी भी कहा गया है। इसके बारे में सबसे अनोखी बात जो मुझे लगी वो ये कि इसके कण बहुत ही बारीक होते हैं बहुत ज्यादा बारीक। और पारी पड़ने पर ये मिट्टी अत्यंत चिपचिपी हो जाती है, जबकि सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इस नाटकीय बदलाव के पीछे क्या रसायन शास्त्र काम कर रहा है? यहाँ का रसायन शास्त्र पूरी तरह से बेसॉल्ट चट्टानों पर निर्भर है। राजमहल क्षेत्र का जो निर्माण है ना, वो ज्वालामुखी गतिविधियों से निकले लावे के ठंडे होने से बनी बेसॉल्ट चट्टानों से हुआ है। अच्छा, ज्वालामुखी लावा? हाँ, तो जब इन चट्टानों का अपक्षय होता है तब ये काली मिट्टी बनती है। इसमें लौह तत्व, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिना का एक बहुत ही सघन मिश्रण पाया जाता है। और इसके जो बारीक कण हैं उनका क्या रोल है? वही सबसे अहम है। इसके कण इतने बारीक होते हैं कि ये पानी को बहुत लंबे समय तक सोख कर रख सकते हैं। इसीलिए बारिश होते ही ये तुरंत चिपचिपी हो जाती है। और जब धूप निकलती है तो? जब नमी उड़ती है तो सिकुड़ने के कारण इसमें गहरी दरारें उभर आती हैं। हालांकि लाल मिट्टी की ही तरह इसमें भी नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन इसकी वो जो जल धारण क्षमता है ना, वो इसे बहुत खास बना देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी सामने आता है। हाँ, कपास की खेती वाला। बिल्कुल। पारंपरिक भूगोल की किताबों में हमेशा ये बताया जाता है कि बेसाल्ट से बनी ये काली रेगुर मिट्टी कपास यानी कॉटन की खेती के लिए सबसे उत्तम होती है। हाँ, ये सिद्धांत है। लेकिन राजमहल क्षेत्र में इस मिट्टी पर कपास की बजाय मुख्य रूप से धान और चने की खेती की जाती है। ये एक ऐसा तथ्य है जो सैद्धांतिक ज्ञान और जो जमीनी वास्तविकता है उसके बीच के अंतर को बहुत गहराई से दर्शाता है। ऐसा क्यों है? ये अवलोकन बहुत ही सटीक है आपका, और ये स्पष्ट करता है कि मानव भूगोल केवल मिट्टी के प्रकार तक सीमित नहीं रह सकता। किताबें तो सिद्धांत तय कर देती हैं, लेकिन जो स्थानीय जरूरतें हैं और जलवायु हैं, वो उस सिद्धांत को बदल देती हैं। मतलब मौसम का असर ज्यादा है। हाँ, राजमहल क्षेत्र की मानसूनी बारिश का जो पैटर्न है, वहां का तापमान और सबसे बड़ी बात स्थानीय आबादी की खाद्य सुरक्षा की जरूरतें, वो धान और चने के लिए अधिक अनुकूल हैं। कपास तो वैसे भी नकदी फसल है। सही कहा। कपास को एक अलग तरह के कृषि वातावरण की जरूरत होती है। इसलिए भले ही जमीन कपास उगाने में सक्षम हो, लेकिन सदियों से चली आ रही कृषि परंपराओं ने इस काली मिट्टी को धान और चने के अनुकूल ढाल लिया है। ये मानव और प्रकृति के तालमेल का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। अब मौसम और जलवायु के इस खेल से जुड़ी एक और विशिष्ट मिट्टी की ओर बढ़ते हैं, लैटराइट मिट्टी, जिसका रंग गहरे लाल रंग का होता है। हाँ, और इसमें कंकड़ पत्थरों की बहुत अधिकता होती है। ये मुख्य रूप से पलामू के दक्षिणी क्षेत्र, रांची के पश्चिमी हिस्से, संथाल परगना और सिंहभूम के धालभूम क्षेत्र में पाई जाती है। इसके निर्माण की जो प्रक्रिया स्रोत सामग्री में बताई गई है वो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, जो सीधे तौर पर मानसून से जुड़ी है। हाँ, वो निक्षालन वाली प्रक्रिया, थोड़ा इसके बारे में बताइए। लैटराइट मिट्टी का निर्माण वास्तव में जलवायु के उतार चढ़ाव का एक अद्भुत परिणाम है। इस मिट्टी के बनने की मूल प्रक्रिया को निक्षालन या लीचिंग कहा जाता है। लीचिंग? हाँ, इसे समझने के लिए एक ऐसे क्षेत्र की कल्पना करनी होगी जहां मानसूनी जलवायु के कारण मौसम में भारी बदलाव आते हों। जैसे पहले बहुत तेज बारिश और फिर चिलचिलाती धूप से भयंकर शुष्कता। जब ये चक्र लाखों सालों तक चलता है ना, तो भारी बारिश के कारण मिट्टी के ऊपरी हिस्से में जो सिलिका जैसे घुलनशील तत्व होते हैं, वो पानी के साथ रिस कर जमीन के काफी नीचे चले जाते हैं। तो फिर ऊपर क्या बचता है? पीछे जो बच जाता है वो होता है लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का एक बहुत ही कठोर आवरण। और शायद लगातार भीगने और फिर तेज धूप में सूखने की इसी प्रक्रिया के कारण ही इस मिट्टी में वो सख्त कंकड़ बन जाते हैं जो इसकी जुताई को इतना मुश्किल बना देते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। इस कठोर संरचना और आवश्यक पोषक तत्वों के रीस जाने के कारण ये मिट्टी स्वाभाविक रूप से बहुत कम उर्वर होती है। लौह ऑक्साइड की अधिकता इसे वो गहरा लाल रंग तो दे देती है, लेकिन खेती के लिए ये एक बड़ी चुनौती पेश करती है। बिल्कुल। फिर भी यहाँ के किसानों ने हार नहीं मानी है। सिंचाई के कृत्रिम साधनों और उर्वरकों के उपयोग से उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण मिट्टी में भी चावल और विभिन्न प्रकार के मोटे अनाज उगाने में सफलता प्राप्त कर ली है। ये तो किसानों की मेहनत है। तो झारखंड के इस भूगर्भीय सफर में लाल, काली और लैटराइट मिट्टियों के बाद अब उन मिट्टियों की चर्चा करते हैं जो राज्य में विविधता के कुछ अलग ही रंग भरती हैं। जैसे कि रेतीली मिट्टी। हाँ, इसमें सबसे पहले नाम रेतीली मिट्टी का ही आता है।
पूर्वी हजारीबाग और धनबाद के क्षेत्रों में पाई जाने वाली ये मिट्टी लाल और पीले रंग का मिश्रण है। लेकिन इस मिट्टी के बारे में जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो है दामोदर घाटी क्षेत्र में दिया गया इसका स्थानीय नाम, फुसफुस वलोई मिट्टी। हाँ, फुसफुस वलुई मिट्टी। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ बयां कर देता है। देखिए, स्थानीय नाम अक्सर हमारे वैज्ञानिक विश्लेषण से कई अधिक सटीक होते हैं। ये जो फुसफुस शब्द है ना, ये इस मिट्टी की भौतिक संरचना का एक एकदम जीवंत वर्णन है। या इसे मुट्ठी में उठाने का प्रयास करता है तो ये बहुत ही भुरभुरी, हल्की और हवादार महसूस होती है। बिल्कुल किसी फुसफुसे चीज की तरह। हाँ, और इन बड़े कणों के कारण पानी इसमें बिल्कुल नहीं रुकता, जो इसे केवल कुछ विशेष प्रकार के मोटे अनाजों की खेती तक ही सीमित कर देता है। तो इस भुरभुरी फुसफुस मिट्टी से आगे बढ़कर अगर हम संथाल तरगना के क्षेत्र की ओर चले तो वहां झारखंड की सबसे अलग और नवीनतम मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। हाँ, जलोढ़ मिट्टी। इस मिट्टी के बारे में एक वैज्ञानिक तथ्य दस्तावेज में ये बताया गया है कि इसमें अभी तक मृदा परिच्छेदिका का विकास नहीं हुआ है। इस तथ्य का जमीनी स्तर पर क्या मतलब है? मृदा परिच्छेदिका यानी सॉइल प्रोफाइल, इसका मतलब होता है मिट्टी की अलग अलग परतें जो समय के साथ जमीन के नीचे विकसित होती हैं, जो लेयर्स बन जाती हैं। बिल्कुल। अगर आप किसी पुरानी जमीन को गहराई तक खोदें तो उसमें अलग अलग रंग और संरचना वाली कई परतें एकदम स्पष्ट दिखाई देंगी। लेकिन जलोढ़ मिट्टी के साथ ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ों से बहाकर लाई गई नई गाद से बनती है। नदियां हर साल बाढ़ के साथ नई मिट्टी की परत बिछा देती हैं। तो ये इतनी नवीन होती है कि इसमें पुरानी मिट्टियों की तरह स्थायी परतें बनने का समय ही नहीं मिल पाता। बिल्कुल। और झारखंड जैसे पठारी राज्य में इसका मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी भौगोलिक विशेषता है। स्रोत सामग्री में इस जलोढ़ मिट्टी को भी 2 उपवर्गों में बांटा गया है, भांगर और खादर। तो इनके बीच का अंतर क्या है और इनकी कृषि उपयोगिता कैसी है? ये वर्गीकरण सीधे सीधे नदियों के बाढ़ क्षेत्र से जुड़ा है। भांगर हम उस पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं जहां अब नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। ये कहाँ मिलती है? ये मुख्य रूप से साहेबगंज के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी जो उच्च भाग हैं वहां मिलती है। दूसरी ओर खादर वो नवीन जलोढ़ मिट्टी है जहां नदियां हर साल नई गाद लाती हैं। और ये खादर कहाँ पाई जाती है? ये पूर्वी साहेबगंज तथा पाकुड़ जिले के निचले इलाकों में पाई जाती हैं। अगर हम रासायनिक दृष्टि से देखें तो इसमें चूना और पोटाश प्रचुर मात्रा में होता है। लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी इसमें भी होती है ना? हाँ, वो कमी तो रहती है। फिर भी इसकी भौतिक संरचना ऐसी होती है कि ये जल और पोषक तत्वों को बेहतरीन तरीके से सोखती है, जिसके कारण ये धान और गेहूं की खेती के लिए राज्य की सबसे उत्कृष्ट मिट्टी मानी जाती है। बेहतरीन। अब उपजाऊपन की बात चली है तो झारखंड की एक और बेहद खास मिट्टी का जिक्र आना लाजमी है, जिसके साथ एक बहुत बड़ी भौगोलिक विडंबना जुड़ी हुई है। आप अभ्रक मूलक मिट्टी की बात कर रही हैं? हाँ, अभ्रक मूलक मिट्टी, जो मुख्य रूप से कोडरमा, झुमरी तिलैया, मांडू और बड़का गांव के अभ्रक पट्टी क्षेत्र में पाई जाती है। इसका रंग हल्का गुलाबी होता है, जो नमी कम होने पर पीला दिखाई देने लगता है। इस मिट्टी की उस विडंबना के बारे में थोड़ा विस्तार से समझना जरूरी है। इस मिट्टी की स्थिति सच में किसी त्रासदी से कम नहीं है। अभ्रक की खदानों वाले क्षेत्र में पाए जाने के कारण इस मिट्टी में खनिजों की कोई कमी नहीं है। मतलब ये बहुत उपजाऊ है? प्राकृतिक रूप से अत्यंत उपजाऊ है। अगर इसे सही मात्रा में पानी मिले तो यह बेहतरीन फसल दे सकती है। लेकिन विडंबना यह है कि जिस अभ्रक पट्टी में ये मिट्टी पाई जाती है वो पूरा क्षेत्र गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। वहां पानी नहीं है? वहां भूमिगत जल का स्तर बहुत नीचे है और सिंचाई के साधन तो नगण्य हैं। तो एक तरफ जमीन खेती के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ पानी के अभाव में उस उपजाऊपन का कोई उपयोग ही नहीं हो पाता। कृषि पूरी तरह से असंभव है। बिल्कुल, ये एक निराशाजनक स्थिति है। हाँ, तो अब तक हम 6 प्रमुख मिट्टियों की विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अक्सर इस मुख्य वर्गीकरण के शोर में कुछ छोटी और गौण मिट्टियां पीछे छूट जाती हैं। हाँ, दस्तावेज में उनका भी जिक्र है। स्रोत सामग्री में ऐसी कुछ मिट्टियों का स्पष्ट उल्लेख है, जैसे अपर्दित कगारों की मिट्टी और सिंह भूम की धात्विक मिट्टियां। इनकी अपनी क्या विशिष्ट भौगोलिक पहचान है? इन गौण मिट्टियों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये विशेष भौगोलिक परिस्थितियों का ही परिणाम है। अपर्दित कगारों की मिट्टी उन तीव्र ढलान वाले पहाड़ी किनारों पर पाई जाती है जहां मिट्टी का लगातार कटाव होता रहता है। मतलब ढलान की वजह से वहां पानी रुकता नहीं होगा? एकदम नहीं रुकता और मिट्टी पथरीली हो जाती है।
इसीलिए यहाँ केवल मक्का, कुर्थी और सुरुगिजा जैसी फसलें ही उगाई जा सकती हैं जो ऐसी विषम परिस्थितियों को आराम से झेल सकें। और वो सिंह भूम वाली मिट्टी? दूसरी तरफ सिंह भूम के इलाके में धात्विक और विषम जातीय मिट्टियां पाई जाती हैं। ये वो इलाका है जो खनिजों और धातुओं से पूरी तरह भरा हुआ है। मिट्टी में धातुओं की इतनी अधिकता और एक रूपता की कमी के कारण इसकी उर्वरता बहुत ही मध्यम दर्जे की या उससे भी कम हो जाती है। मतलब ये मिट्टी खेती से ज्यादा उस क्षेत्र की खनिज संपदा का संकेत दे रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पहलू भी सामने आता है। वैज्ञानिक शब्दावली चाहे जो भी हो, फेरिक ऑक्साइड हो या कुछ और, लेकिन जो किसान पीढ़ियों से उस जमीन को जोत रहा है, उसका मिट्टी को पहचानने और नाम देने का अपना एक अलग ही विज्ञान है। उनका अपना एक देसी नजरिया है। हाँ, स्रोत सामग्री में चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी के लिए जो स्थानीय शब्द दिए गए हैं, वे केवल नाम नहीं है बल्कि गुणों का पूरा वर्णन है। ये स्थानीय शब्दावली सदियों के अनुभव का निचोड़ है। एक आम किसान मृदा परिच्छेदिका जैसे भारी शब्दों से नहीं जुड़ता। वो मिट्टी को उसकी बनावट, जल रोकने की क्षमता और उसमें होने वाली फसल से पहचानता है। कुछ उदाहरण देंगे? जैसे चिकनी मिट्टी को स्थानीय स्तर पर केवाल, चीटा, नगरा या गोबरा कहा जाता है। दोमट मिट्टी के लिए खोरसी, चरका और लोमो जैसे नाम प्रचलित हैं। और बलुई दोमट को बाला, गोरीस या जारिया कहा जाता है। तो जब कोई किसान ये कहता है कि उसके खेत की मिट्टी गोबरा है, तो वो केवल नाम नहीं बता रहा होता, बल्कि वो दूसरे किसानों को ये समझा रहा होता है कि उस मिट्टी को कितने पानी की जरूरत है और उसमें कौन सा बीज सबसे अच्छा फलेगा। ये तो कमाल की बात है। और सिर्फ मिट्टी के प्रकार ही नहीं, बल्कि जमीन की ऊंचाई और ढलान के आधार पर भी एक बहुत ही सटीक स्थानीय वर्गीकरण मौजूद है। हाँ, टांड और दोन का वर्गीकरण। बिल्कुल। उच्च भूमि को टांड और नीची भूमि को दोन कहा जाता है। इन दोनों के भी अपने अलग अलग नाम हैं। जैसे टांड के लिए देहार, भीटा या बारी शब्दों का इस्तेमाल होता है, जबकि दोन के लिए गड़ा, बहियार या कनारी कहा जाता है। ये वर्गीकरण स्थानीय कृषि व्यवस्था को किस तरह से प्रभावित करता है? देखिए, टांड और दोन का यह अंतर झारखंड की पारंपरिक कृषि प्रणाली का एकदम आधार स्तंभ है। ये वर्गीकरण पूरी तरह से जल प्रबंधन पर आधारित है। ऊंची भूमि यानी टांड पर बारिश का पानी टिकता नहीं है, वो तेजी से बहकर नीचे चला जाता है। हाँ, इसलिए यहाँ वैसी फसलें लगाई जाती हैं जिन्हें कम पानी चाहिए। इसके विपरीत नीची भूमि यानी दोन में आसपास का सारा पानी आकर जमा होता है। नमी अधिक होने के कारण दोन की जमीन धान की खेती के लिए सर्वथा उपयुक्त बन जाती है। ये दिखाता है कि कैसे यहाँ के लोगों ने भूमि की भौगोलिक स्थिति और मिट्टी के स्वभाव को समझकर एक अत्यंत कुशल और टिकाऊ कृषि ढांचा खड़ा किया है। बिल्कुल सदियों का ज्ञान है ये। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा के बाद अब ये स्पष्ट हो जाता है कि झारखंड की मिट्टी केवल खेती का साधन नहीं है। ग्रेनाइट चट्टानों के बारीक कणों में टूटने से लेकर राजमहल की पहाड़ियों के बेसाल्टिक लावे तक, और भारी मानसूनी बारिश के कारण हुए निक्षालन से लेकर, हाँ, और नदियों द्वारा बिछाए गए नवीनतम जलोढ़ परत तक, ये सब लाखों वर्षों के भूगर्भीय बदलावों का एक जीता जागता दस्तावेज है। इस विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है, मिट्टी एक दिन में नहीं बनती। ये जलवायु, समय, चट्टानों और स्थलाकृति की एक बेहद जटिल और लंबी अंतःक्रिया का परिणाम है। जब कोई इस नजरिए से जमीन को देखता है ना, तो उसे महज धूल के बजाय पृथ्वी के विकास की पूरी कहानी नजर आने लगती है। लेकिन इसी बिंदु पर एक ऐसा विचार मन में आता है जो भूविज्ञान के इस पूरे समीकरण को चुनौती देता प्रतीत होता है। वो क्या? स्रोत सामग्री में लैटेराइट मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को मॉनसूनी जलवायु में नमी और सूखे के क्रमिक परिवर्तन से जोड़ा गया है। यानी एक विशिष्ट मौसम चक्र ने उस मिट्टी का रूप, रंग और रसायन तय किया। ये एक स्थापित तथ्य है। लाखों वर्षों का वो आर्द्रता और शुष्कता का कठोर चक्र ही उस मिट्टी के चरित्र का निर्माता है। तो ये सोचना विचारोत्तेजक है कि आज जिस अभूतपूर्व गति से वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका भविष्य की मिट्टी पर क्या असर होगा। जब मौसम के स्थापित पैटर्न तेजी से बदल रहे हैं, बारिश का समय, गर्मी का स्तर, सूखे की अवधि, सब कुछ अनिश्चित हो रहा है, तो क्या आने वाली सदियों में झारखंड या दुनिया की किसी भी हिस्से की मिट्टी का ये पूरा नक्शा और उसका रसायन शास्त्र पूरी तरह से नहीं बदल जाएगा? क्या फुसफुस बलुई मिट्टी का भुरभुरापन या राजमहल की काली मिट्टी का वो विशिष्ट चिपचिपापन हमेशा वैसा ही रह पाएगा जैसा वो आज दर्ज है? ये एक बेहद गंभीर और दूरदर्शी सवाल है।
मिट्टी के निर्माण और परिवर्तन की प्रक्रिया हमारे मानवीय जीवन काल के परिप्रेक्ष्य में भले ही बहुत धीमी लगती हो, लेकिन वो पूरी तरह से जलवायु के ही अधीन है। अगर जलवायु के वे मूल तत्व ही बदल गए जिन्होंने वर्तमान मिट्टी को आकार दिया है, तो सब बदल जाएगा। तो जमीन के नीचे चल रहा ये प्राकृतिक रसायन शास्त्र भी निश्चित रूप से अपनी दिशा बदल लेगा और संभवतः सदियों बाद भूगोल की इन किताबों को नए सिरे से लिखना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन और मिट्टी के इस जटिल रिश्ते पर उठने वाले इस गहरे सवाल के साथ ही आज की इस गहन चर्चा को विराम दिया जाता है। इस विस्तृत विश्लेषण ने ये तो साबित कर ही दिया है कि पैरों के नीचे मौजूद ये जमीन महज एक मृत सतह नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये अपने आप में एक पूरा विज्ञान, एक इतिहास और भविष्य की अनगिनत संभावनाओं को समेटे हुए है। अगली बार जमीन की तरफ देखने पर श्रोताओं का नजरिया निश्चित ही अलग होगा। इस पूरी भूगर्भीय यात्रा को समझने और इस ज्ञानवर्धक चर्चा में शामिल होने के लिए Comrade presents धन्यवाद। mathematics, reasoning, English, general awareness, general science and current affairs classes for UPSC, SSSC, banking, railway and any others government exam.